भारतीय राजनीति में ना एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। एक ऐसा आदमी जिसे चुनावी जीत का जादूगर माना जाता है, लेकिन वो खुद ही सत्ता से, पावर से दूर भाग रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि प्रशांत किशोर मतलब वो इंसान जिसने एक के बाद एक सरकारें बनवाई, वो आखिर खुद सत्ता से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं। ये कोई आम बात तो है नहीं। जो नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है उसमें तो ये चीज बिल्कुल फिट नहीं बैठती। अच्छा, तो प्रशांत किशोर के इस अनोखे रास्ते को समझने के लिए हम इन कुछ पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे उनका ये अनोखा रास्ता है क्या, फिर गांधीवादी ब्लूप्रिंट की बात करेंगे और साथ ही एक यथार्थवादी रास्ते की भी। फिर हम बिहार पर फोकस करेंगे, सोया हुआ विराट क्यों कहा जाता है इसे, और देखेंगे कि मिट्टी और सिलिकॉन का क्या सपना है। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये राजनीति की कोई नई भाषा है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि प्रशांत किशोर हैं कौन। देखिए, कई सालों तक वो इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल कंसल्टेंट मतलब राजनीतिक सलाहकार के तौर पर जाने जाते थे। ये वो शख्स हैं जिनकी रणनीतियों ने, सच पूछिए तो, भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जरा उनका रिकॉर्ड देखिए। 2014 नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक जीत, फिर 2015 बिहार में नीतीश कुमार की वापसी, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस को वापस खड़ा किया, आंध्र प्रदेश में भी। मतलब उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो किसी एक पार्टी से बंधी हुई नहीं है। वो खुद में ही आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल फिनोमिनन बन गए थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, इतनी जबरदस्त कामयाबी के बाद जब वो चाहते तो कोई भी बड़ा पद, कोई भी बड़ी कुर्सी ले सकते थे। उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता पकड़ लिया। वो निकल पड़े बिहार की धूल भरी सड़कों पर हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करने। अब उनके इस कदम को अगर समझना है तो उसकी पहली चाबी हमें महात्मा गांधी की सोच में मिलती है। देखिए, गांधी जी की तरह ही प्रशांत किशोर भी फॉर्मल पावर से ज्यादा मॉरल अथॉरिटी मतलब नैतिक अधिकार को अहमियत दे रहे हैं। उन्हें पद नहीं चाहिए, उन्हें लोगों पर असर डालना है। और यहीं पर ना गांधी जी का वो मूल सिद्धांत समझना बहुत जरूरी हो जाता है, सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य की शक्ति या आत्मबल। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का वो तरीका है जो ताकत से नहीं बल्कि आपकी अपनी सच्चाई और आपके आत्मबल से लड़ा जाता है। गांधी जी का मानना था कि मंजिल तक कैसे पहुंचते हो, वो रास्ता भी उतना ही जरूरी है जितनी की मंजिल। उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर पाने का कोई गेम नहीं था, ये तो एक तरह की आध्यात्मिक साधना थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ नैतिक शक्ति के दम पर एक पिछड़े हुए राज्य को मॉडर्न दुनिया की रेस में सबसे आगे लाया जा सकता है, या फिर इसके लिए किसी दूसरे ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिए की जरूरत है। और यहीं पर कहानी में एक दूसरा किरदार आता है, एक बिल्कुल उलट सोच के साथ। हम बात कर रहे हैं देंग शियाओपिंग की, वो इंसान जिसने आज के मॉडर्न चीन की नींव रखी। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने आदर्शों से ऊपर हमेशा प्रैक्टिकल चीजों को रखा। देंग की फिलॉसफी थी सोशलिज्म विथ चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब था विचारधारा की किताबों में मत फंसे रहो, बस वो करो जिससे देश का भला हो। रिजल्ट्स मैटर करते हैं, सिद्धांत नहीं। और उनकी ये जो मशहूर कहावत है ना, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। देंग के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई पॉलिसी कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट। सवाल बस एक था, क्या इससे काम हो रहा है, क्या ये काम करती है। तो अब देखिए, हमारे सामने बदलाव के दो एकदम अलग मॉडल हैं। एक तरफ है गांधी, जिनका तरीका नैतिक बल और ग्रास रूट्स मतलब जमीनी स्तर से बदलाव लाने का है, और दूसरी तरफ है देंग, जिनका तरीका है ऊपर से यानी सत्ता के जरिए आर्थिक सुधार लाना। चलिए अब इन दोनों मॉडल्स को दिमाग में रखकर वापस आते हैं प्रशांत किशोर के मिशन के सेंटर पॉइंट पर, बिहार। एक ऐसी धरती जिसका इतिहास तो बहुत शानदार रहा है। ये नालंदा, अशोक और बुद्ध की धरती है, लेकिन आज का बिहार वो चुनौतियों से घिरा हुआ है। सोचिए, एक वक्त था जब बिहार पूरे भारत को रास्ता दिखाता था, चाहे वो आध्यात्म हो, ज्ञान हो या राजनीति। लेकिन आज बिहार गरीबी और पलायन जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। ये वाकई एक सोया हुआ विराट है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर प्रशांत किशोर बिहार को जगाने के लिए अपना विजन सामने रखते हैं। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित विजन है। ये गांधी की सादगी से काफी अलग है और इसमें देंग के आधुनिकीकरण वाले सपने की झलक मिलती है। इस सपने का पहला पिलर क्या है?
हर एक खेत की, हर जमीन के टुकड़े की सैटेलाइट मैपिंग। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाए तो जमीन के सारे झगड़े ही खत्म हो सकते हैं। और जब रिकॉर्ड एकदम साफ होगा, तो हर परिवार के लिए लोन लेना कितना आसान हो जाएगा। दूसरा पिलर है लोग, मतलब ह्यूमन कैपिटल। एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनाने का प्लान है जहां हर नौजवान एक एंटरप्रेन्योर बन सके और हर किसान अपनी क्रेडिट वर्दीनेस यानी कर्ज लेने की काबिलियत साबित कर सके। और तीसरा पिलर, ये बिहार के किसानों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का है। जरा कल्पना कीजिए, बिहार के लीची, बिहार के मखाने, यहाँ के फल और सब्जियां मॉडर्न सप्लाई चेन के जरिए सीधे दुबई और सिंगापुर के बाजारों में पहुंच रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम यहाँ राजनीति की एक नई भाषा, एक नई ग्रामर को बनते हुए देख रहे हैं? एक ऐसी भाषा जिसमें डेटा भी है और धर्म भी, जिसमें बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और साथ में जमीन से जुड़ी विनम्रता भी। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है, प्रशांत किशोर का जो मॉडल है ना, वो एकदम अलग अलग विचारधाराओं का एक हाइब्रिड मॉडल लगता है। एक तरफ गांधी की तरह जमीन पर उतरकर लोगों को नैतिक बल से जोड़ना, और दूसरी तरफ दिंग की तरह टेक्नोलॉजी और बड़े विजन के साथ पूरे राज्य का कायापलट कर देना। और उनके आंदोलन का नाम जन सुराज, ये खुद इसी मिलीजुली फिलॉसफी को दिखाता है। जन सुराज मतलब जनता का अच्छा शासन, एक ऐसा सिस्टम जहां पावर तो लोगों के हाथ में हो, लेकिन पूरी व्यवस्था मॉडर्न हो, डिजिटल हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो। ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे मिशन का सार है, उसकी आत्मा है। वो लोगों से ये नहीं कह रहे कि मुझे वोट दो, वो कह रहे हैं खुद पर यकीन करो। मतलब ये आंदोलन पावर हासिल करने के लिए नहीं है, ये एक ऐसे समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जगाने के बारे में है जिसे दशकों से बताया गया है कि वो पिछड़ा हुआ है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, अगर प्रशांत किशोर का ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग कामयाब हो जाता है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं होगी, ये एक पुनर्जन्म होगा, बिहार का पुनर्जन्म, भारत की सभ्यता और इनोवेशन के धड़कते हुए दिल के तौर पर उसकी वापसी।